इस वीडियो के ख़त्म पर आप ईवीएस में ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए 2017 टेट में पूछे गए सवालात की नौइयत से वाकिफ़ होंगे और ये सवालात कहाँ से लिए गए हैं इस बात से भी वाकिफ़ होंगे और साथ ही ये जान पाएंगे कि 2017 टेट में उर्दू मीडियम के तलबा को क्या दुश्वारी हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा की तरह उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। टीएस टेट से मुताल्लिक़ मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। ये जमात सुव्वम सफ़ा नंबर 44 की एक कटिंग है। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन है, 2 लाइन का मवाद है और ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि सवालात इम्तिहान में किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसी तस्वीर से 2 सवाल पूछे गए हैं 2017 में। एक इनडायरेक्ट पूछा गया है, एक डायरेक्ट पूछा गया है और साथ ही उर्दू मीडियम के तलबा की जो दुश्वारी हमेशा होती है वो दुश्वारी को भी आप जान पाएंगे। आसान सा मवाद है। आबी पौधे किसे कहते हैं, यानी जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें आबी पौधे कहते हैं। और सहराई पौधों का जिक्र है, यानी जो पौधे रेतीले इलाक़ों में उगते हैं उन्हें सहराई पौधे या रेगिस्तानी पौधे कहते हैं। 2 मिसालें दी गई हैं, नागफन्नी और घेगवार। यानी आबी पौधों की एक मिसाल है कंवल और सहराई पौधों की 2 मिसालें हैं, नागफन्नी और घेगवार। और यहाँ पर 4 तस्वीरें दी गई हैं, उस पर गौर करने के लिए दर्स किताब में कहा गया है। 4 तस्वीरें हैं, कंवल, लिली, घेगवार, नागफन्नी। अब यहीं से 2 सवाल बनते हैं। जब हम इंग्लिश मीडियम की किताब देखते हैं तो वहाँ पर एक लफ्ज़ का इजाफा हो जाता है, वो वाटर लिली, आबी लिली का, जो कि उर्दू मीडियम में की दरसी किताब में इसका जिक्र नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कंवल का जिक्र है और इंग्लिश मीडियम की किताब में वाटर लिली का जिक्र है और लोटस का जिक्र है। 2 मिसालें हैं। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आगे आपके सवाल में आपको समझ में आएगा। सवाल इस तरह से पूछा गया, आबी लिली इसकी मिसाल है, यानी आबी लिली किसे कहा जाता है, उसकी कुछ यहाँ पे तफसीलात दी गई हैं। पानी में डूबा हुआ पौधा, गरखाब मुअल्लक़ आबी पौधा, आज़ाद तैरने वाला पौधा या तालाब का जड़दार आबी पौधा जिसके पत्ते तैरते हैं। जवाब तो ये सही है, लेकिन उर्दू मीडियम की दरसी किताब में आबी लिली का कहीं जिक्र ही नहीं है, सिर्फ कमल का जिक्र है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ये 6th का सवाल है, 7th का सवाल है, 8th का सवाल है। मुझे जहाँ तक इल्म है कि लिली का जिक्र सिर्फ़ और सिर्फ सुवम की किताब में ही किया गया है। अब ये इनडायरेक्ट सवाल है, थोड़ा सा जहन पर अगर आप बार डालेंगे तो ये इस सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा कि आबी लिली जो है तालाब का जड़दार आबी पौधा है जिसके पत्ते तैरते हैं। दूसरा सवाल है, इसी तस्वीर से है। सवाल इस तरह से है, ये एक सहराई पौधा है। 4 मिसालें दी गई हैं, बैगन, घेगवार, गुलाब और गुड़हल। और दरसी किताब में 2 मिसालें दी गई हैं सहराई पौधे के, नागफन्नी और घेगवार। तो सही जवाब जो है वो है घेगवार। और सफ़ा नंबर 45 पे एक और सहराई पौधे का जिक्र है, वो है चप्पल सेंड। इस तरह से रेगिस्तानी या सहराई पौधे की 3 मिसालें हो गई हैं। पहला है नागफन्नी, घेगवार और चप्पल सेंड। इस सबक में ज़्यादा कुछ मवाद नहीं है। आबी पौधे और सहराई पौधों के अलावा ताड़ के एक दरख्त का मिसाल दी गई है जिसकी शाखें नहीं होती हैं। इस तरह से एक ही सफ़े से 2 सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं जमात सुव्वम से। यहाँ पर देखिए, ये जमात पंजुम सफ़ा 56 की एक कटिंग है जहाँ पर दांतों की तरतीब दी गई है और यहीं से एक सवाल पूछा गया है। यहाँ पर बेहतर तो ये होता कि ये खाते दांत, ये कचली दांत, पेश दाढ़ और दाढ़, इनका भी उर्दू में अगर ज़िक्र किया जाता तो आसानी होती, क्योंकि पर्चे सवालात में कचली दांत के ताल्लुक़ से सवाल पूछा गया है। सवाल इस तरह से है कि एक आम इंसान के दहन में मौजूद कचली दांत की तादाद क्या है, 6, 8, 2, 4। और दरसी किताब में
इनकी तादाद नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम है, वो भी इंग्लिश में है। तादाद के लिए ऐसा नहीं है कि उर्दू अगर तादाद यहाँ नहीं है तो कहीं और होगी, नहीं, बल्कि इंग्लिश मीडियम की जब आप किताब देखेंगे तो उसमें आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर कुछ तादाद भी दी गई है। कचली दांत की तादाद है, पेश दाढ़ की तादाद है और दाढ़ों की तादाद है। ये तरतीब उर्दू मीडियम की किताब में नहीं दी गई है। और इसका सही जवाब जो है, कचली दांत की जो तादाद है वो 4 है। इसका जवाब आपको इंग्लिश मीडियम की किताब में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा तफसील देख लीजिए। ये हैं खाते दांत, 4 नीचे 4 ऊपर 8 हो जाएंगे। ये है आपके कचली दांत, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 हो गए। इस तरह से तमाम दांतों की तादाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गोदावरी के बारे में यहाँ पर जिक्र है। ये भी जमात पंजुम का सवाल है। गोदावरी के ताल्लुक़ से कहा गया कि इसका जो मबदा है, ये मबदा मगरिबी घाट में मौजूद ब्रह्मा पहाड़ है, जो कि ज़िले नासिक त्रंबिक के मुकाम पर है। और कहा गया कि ये तेलंगाना में ज़िले निर्मल में बासर के मुकाम से ये तेलंगाना में दाखिल होती है। और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और इसका जो दहाना यानी जहाँ पर ये दरिया ख़त्म होती है वो खलीज बंगाल है। खलीज बंगाल में ख़त्म होने से पहले ये 3 शाखों में तकसीम होकर अंतर्वेदी और यानम के मुकाम पर जाकर खलीज बंगाल में मिल जाती है। अहम बात ये जमात पंजुम सफ़ा 91 का जिक्र है। ये यहाँ पर जो अहम बात है, जो गौर करने की है, जो जिसके ताल्लुक़ से सवाल पूछा गया है कि ये दरिया हमारी रियासत में ज़िले निर्मल के मुकाम बासर पर दाखिल होती है। बासर जो शहर है वहाँ से ये गोदावरी जो है तेलंगाना में दाखिल होती है। ये दरसी किताब में लिखा गया है। सवाल किस तरह से देखिए, इस दरिया का दाखिला हमारी रियासत में कंदा कुर्ती से होता है। कंदा कुर्ती का जिक्र उर्दू मीडियम की दरसी किताब में नहीं है और इसका सही जवाब गोदावरी है। जब आप तेलुगु मीडियम की किताब में देखेंगे तो कंदा कुर्ती का जिक्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए कंदा कुर्ती, निज़ामाबाद में कंदा कुर्ती से ये दरिया तेलंगाना में दाखिल होती है। तो इस तरह से तर्जुमे में या किताब के अपडेट में कुछ फ़र्क रह जाने से कन्फ्यूजन रहता है। थोड़ा सा मवाद की तैयारी में, नोट्स की तैयारी में अगर आप एहतियात बरतें तो बड़ी आसानी से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर खुर्द अजनास का जिक्र है। खुर्द अजनास, जिसे इंग्लिश में मिलेट्स भी कहा जाता है, उनका जिक्र है। देखिए खुर्द अजनास का जिक्र यहाँ पर 7 अजनास का यहाँ पर जिक्र किया गया है। धान, गेहूँ, जवार, मकई, रागी, बाजरा और कंगनी, ये 7 अजनास का जिक्र है जिसको खुर्द अजनास कहा गया है। खुर्द अजनास की तारीफ़ की गई है कि इनसे तवन्नाई हासिल होती है और खुर्द अजनास में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स को निशास्ता भी कहते हैं। खुर्द अजनास में प्रोटीन, विटामिन, मादनी नमकियात कम मकदार में होते हैं। ये 5 बातें यहाँ पर कही गई हैं। और सवाल इस तरह से बना है कि ये अजनास की एक बारीक किस्म है। यहाँ पर बारीक किस्म का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर खुर्द अजनास का जिक्र है। और सवाल पूछा गया है कि ये अजनास की बारीक किस्म है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप वो 7 नाम को अगर आप याद रख लें जो मैंने अभी बताए थे, धान, गेहूँ, जवार, मकई, रागी, बाजरा, कंगनी, तो ये जवार जो है वो बारीक किस्म की एक अजनास है, समझिए। ये बारीक किस्म का जो लफ्ज़ आया है वो तेलुगु की किताब से आया है, चीरू धनियालू बोल के। यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये कारालू, सामालू, सज्जलू, रागुलू, మొక్కజొన్నలు, జొన్నలు, గోధుమలు, वरी, 8 नाम हैं। उर्दू मीडियम किताब में 7 नाम हैं। इंग्लिश में भी आप देखेंगे पैडी, वीट,
जवार, मेज़, रागी, बाजरा, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। यहाँ पर भी 8 नामों का जिक्र है और इनको मिलेट कहा जाता है और तेलुगु में कहा जाता है चीरू धनियालू। तो इससे यह बात वाज़ेह होती है कि सवालात का जो पर्चा है तेलुगु या इंग्लिश में बना होगा और उसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया गया होगा, जिसकी वजह से इसका चीरू धनियालू का जो ट्रांसलेशन है वो बारीक किस्म के अजनास का किया गया है और दरसी किताब में जो जिक्र है वो खुर्द अजनास का है। और ये जमात पंजुम सफ़ा नंबर 38 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अगला सवाल है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कहा गया कि क़ानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवर कब नाफिज हुआ? 1972 में नाफिज हुआ। यहाँ पर इसका ज़मीमा 1 का जिक्र है, जिसके तहत शेर का शिकार करना संगीन जुर्म करार दिया गया और इस जुर्म के इर्तिकाब करने वाले को 3 ta 7 साल की कैद की सज़ा बताई गई और 1 लाख रुपये जुर्माना आयद करने की बात की गई। यानी 4 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सवाल इस तरह से है कि क़ानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी जो है किस साल में नाफिज हुआ है? यहाँ पर जो जिक्र है सही जवाब जो है वो 71 है। हमने जो पढ़ा है कि दरसी किताब में वो 72 पढ़ा है और यहाँ पर सवाल में ऑप्शन है 71। अब आसानी हमको ये होगी कि 72 का हमने पढ़ा है और सवाल में 72 का जिक्र नहीं है, उससे करीब तर जो है वो 71 है। इसको आप अंदाजे से आप सही कर सकते हैं। लेकिन ये 71 आया कहाँ से? ये 71 आया है इंग्लिश की किताब से। यहाँ पर देखिए 1971 का जिक्र है। ये जमात पंजुम सफ़ा नंबर 38 पे आप जाके देख ले सकते हैं। और तेलुगु में देखिए, तेलुगु में भी 71 का जिक्र है, इसलिए सवालात के पर्चे में भी 71 का जिक्र है। लेकिन हकीकत ये है कि क़ानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवर जो है वो 1972 में नाफिज हुआ। अगर आप गूगल करके देख लेंगे तो गूगल में भी 1972 का ही जिक्र है। तो सही जवाब है 1972, लेकिन ऑप्शन में चूँकि 1972 का जिक्र नहीं है इसलिए हम 1971 को हम सही कहेंगे। चलिए, ये तवन्नाई की तजदीदी वसाइल की मिसाल है। तवन्नाई के तजदीदी वसाइल हवा, पेट्रोलियम, कोयला, कुदरती गैस। ये जमात पंजुम सफ़ा नंबर 148 से ये सवाल लिया गया है, तो जिसमें तवन्नाई के वसाइल का जिक्र है। तवन्नाई के 2 वसाइल हैं। एक हैं ख़त्म होने वाली तवन्नायाँ, जिसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है, जिसमें लकड़ी, कोयला, केरोसिन, कुदरती गैस और पेट्रोलियम, ये 5 का जिक्र दरसी किताब में है। और दूसरा अहम ज़रिया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ख़त्म ना होने वाले वसाइल, यानी आप जितना भी इस्तेमाल करें वो ज़राए आपके ख़त्म नहीं होंगे। उसमें सूरज की शुआएँ यानी शमसी तवन्नाई का जिक्र है, हवा और पानी का जिक्र है। यहीं से ये सवाल को लिया गया है। सवाल इस तरह से है कि तवन्नाई के तजदीदी वसाइल की मिसाल रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका तर्जुमा यहाँ पर तजदीदी वसाइल से किया गया है, लेकिन दरसी किताब में ख़त्म होने वाली तवन्नायाँ और ना ख़त्म होने वाली तवन्नायाँ कहा गया है। दोनों बातें एक ही हैं। तो जो तजदीदी वसाइल जो हैं उसकी मिसाल जो है हवा है, यानी ना ख़त्म होने वाला ज़रिया, ना ख़त्म होने वाला वसीला। पेट्रोलियम, कोयला और कुदरती गैस ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। 5 मिसालें दी गई हैं दरसी किताब में जो ख़त्म होने वाली हैं, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, कुदरती गैस और पेट्रोलियम। और 3 मिसालें दी गई हैं जो ख़त्म ना होने वाले हैं, तजदीदी वसाइल हैं। एक है शमसी तवन्नाई यानी सूरज की शुआएँ, हवा और पानी। अगला सवाल है, वो शबीना पिस्तानिया जो अपने रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान अपनी पैदा करदा आवाज़ के इनेकास को सुनकर करता है। ये सवाल जमात पंजुम सफ़ा नंबर 53 से लिया गया है, जहाँ पर चमगादड़ का जिक्र है और सबक के अख्ताम पर एक बॉक्स देकर इसको बताया गया है, जिसको आमतौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जहाँ कहीं पर भी
बॉक्स देकर या डब्बा देकर कुछ बातें, अहम नुकात बताए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम है। बताया गया है चमगादड़ अक्सर रात के औक़ात में घूमता है और इसके रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान वो अपनी पैदा करदा आवाज़ के ज़रिए करता है। जब ये आवाज़ रुकावटी अशिया को टकरा कर वापस लौटती हैं तो इस शय को महसूस करके वो अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। तो सही जवाब इसका होगा चमगादड़, जो रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान अपनी पैदा करदा आवाज़ के निकास को सुनकर करता है। ये भी सवाल जमात पंजुम का था। अगला सवाल देखते हैं। हस्बज़ेल तालाब को उदय समंदरम भी कहा जाता है। उदय समंदरम, मिसाल ऑप्शन दिए गए हैं पानागल, पाखाल, रामप्पा, हुसैन सागर। ये सवाल जमात चाहरुम का है जहाँ पर तालाबों का जिक्र है और ये चारों तालाब भी आपको जमात चाहरुम में मिल जाएंगे। और ये जो सवाल पूछा गया है वो सफ़ा नंबर 111 से पूछा गया है, जहाँ पर पांगल तालाब का जिक्र है। पांगल तालाब के ताल्लुक़ से चार बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि ये ज़िले नलगुंडा से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसको उदय समंदरम भी कहा जाता है और पांगल तालाब की जो तामीर है वो काकतीय राजा प्रताप रुद्रादेव ने किया है। यहाँ पर एक मंदिर है सोमेश्वर स्वामी, छाया सोमेश्वर स्वामी की मंदिर है जो मशहूर है। हमारा सवाल ये है कि हस्बज़ेल को उदय समंदरम भी कहा जाता है। अगर आपने वो 4 नुकात याद कर लिए हैं तो इसका सही जवाब आसान है, पानागल जो तालाब है उसको उदय समंदरम भी कहा जाता है। डायरेक्ट सवालात हैं, इनडायरेक्ट सवालात बहुत कम हैं। ये सवाल भी बिल्कुल डायरेक्ट है कि हस्बज़ेल में से एक को सैयारे के तौर पर शुमार नहीं किया जाता और इसका सही जवाब जो है प्लाटो है। प्लाटो को एक सैयारे के तौर पर शुमार नहीं किया जाता। ये सवाल भी आपको जमात पंजुम सफ़ा नंबर 114 पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर निज़ाम शमसी में मौजूद सैयारों के ताल्लुक़ से ज़िक्र है। कहा गया कि ज़मीन के मुंजमिला 8 सैयारे सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। सूरज और इनके अतराफ़ गर्दिश करने वाले सैयारों को निज़ाम शमसी कहते हैं। तस्वीर में मौजूद प्लाटो भी एक सैयारा समझा जाता था, लेकिन अब साइंसदान इसको सैयारे के तौर पर शुमार नहीं कर रहे हैं। यानी अब निज़ाम शमसी से मुराद सूरज के बशमूल 8 सैयारे हैं। इससे क़बल 9 सैयारे शुमार किए जाते थे। जमात पंजुम का सवाल है, बाहर से कहीं नहीं लिया गया है, 8, 9, 10 से कहीं नहीं लिया गया है, पंजुम से ही लिया गया है। ये सवाल देखिए, ये भी डायरेक्ट है। गसाड़ी जो रिवायती रक़्स है ये किस कबीले से मुताल्लिक़ है? और इसका सही जवाब तो गोंड है। और गोंड कबीले का जिक्र जो है जमात पंजुम सफ़ा नंबर 48 पर किया गया है। यहाँ पर गोंड कबीले के ताल्लुक़ से 3-4 बातें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। जो कि गोंड कबीला जो है इनमें नागोबा जात्रा बहुत अहम है। ये नागोबा जात्रा कहाँ मनाया जाता है? ये नागोबा मंदिर में मनाया जाता है, जो कि नागोबा मंदिर जो है केशलापुर गांव में है। यहाँ पर एक रक़्स किया जाता है, उस रक़्स को कहा जाता है गसाड़ी रक़्स। गसाड़ी रक़्स में मोर के परों को लगाकर डांस किया जाता है, मोर के परों को लगाकर। तो सवाल जो है कि गसाड़ी जो रिवायती रक़्स है ये किस कबीले से मुताल्लिक़ है? तो इसका जवाब है गोंड कबीले का। गोंड कबीले से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात और आगे चंचो कबील से मुताल्लिक़ तफसीलात आपको 78, 79, 80 सफ़े पर आपको मिल जाएंगे। इसी कबीले से मुताल्लिक़ एक और सवाल पूछा गया जो कि हफ्तेवारी बाज़ार हता के ताल्लुक़ से है। यानी ये लोग जंगल से बाहर आते हैं, बाज़ार लगाते हैं, अपना सामान बेचते हैं और चले जाते हैं। इस तरह की तमाम तफसीलात आपको जमा करनी होगी, तभी आप किसी कबीले के ताल्लुक़ से तमाम डिटेल आप रख पाएंगे और सवाल चाहे कहीं से भी पूछ ले आप उसका जवाब दे पाएंगे। सवाल इस तरह से है, हता से मुराद क्या है? हता से मुराद जो है बोंड कबाइल का हफ्तेवारी बाज़ार। बोंड कबाइल का जो हफ्तेवारी बाज़ार होता है उसको हता कहते हैं। ये सवाल यहाँ से पूछा गया है। तो जमात पंजुम गोंड कबाइल का 2 आपको सवाल एक ही जगह से मिल गए हैं। उसके बाद
एक आसान सा सवाल पूछा गया है, दिल का जो इलाज करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सवाल भी इस तरह से है कि दिल की बीमारियों का इलाज में माहिर डॉक्टर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। ये जमात पंजुम सफ़ा नंबर 65 से ये सवाल लिया गया है। इसके अलावा इस सबक में और 7 डॉक्टरों का जिक्र है। कार्डियोलॉजिस्ट को मिलाकर 8 हो गए हैं। एक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ENT डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट। ये तमाम के तमाम अहम डॉक्टरों का जिक्र इस सबक में किया गया है। जमात पंजुम सफ़ा नंबर 65। देखिए जमात चहरुम सफ़ा नंबर 45 पर एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में बेलों का जिक्र है, झाड़ियों का जिक्र है, दरख्त का जिक्र है। बेल यानी वो पौधे जो किसी दरख्त या सहारे की मदद से नमू पाते हैं। 3 मिसालें हैं, तुरई, करेला, चमेली। ये बेलें हैं। इनके तने नाजुक होने की वजह से ये खुद से नमू नहीं पाते, बल्कि या तो ज़मीन पर फैलते हैं या किसी दरख्त के सहारे, किसी और सहारे की मदद से नमू पाते हैं। इन्हें बेलें कहते हैं। उसके बाद झाड़ियों का जिक्र है कि झाड़ियों पर जो है इनके तनों पर एक साथ शाखें फूटती हैं, इसलिए इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। झाड़ियों की 3 मिसालें दी गई हैं, गेंदा, मिर्च और गुलाब। उसके बाद दरख्त का जिक्र है। 3 दरख्तों की मिसालें हैं, इमली, आम और पीपल। सवाल झाड़ियों के ताल्लुक़ से पूछा गया कि गुलाब इसकी मिसाल है। अगर आपने 3 नाम याद किए थे तो आपको आसानी होगी। झाड़ियों की 3 मिसालें दी गई थी। एक है गेंदा, दूसरा है मिर्च और तीसरा है गुलाब। तो सही जवाब है झाड़ी। गुलाब जो है झाड़ी की मिसाल है। बेलों के नाम भी याद रख लें, झाड़ियों के नाम भी याद रख लें और दरख्त की जो नाम दिए गए हैं उनके भी नाम याद रख लें। बड़े आपको आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल है, अगर इतलाक़ जीने का हक़ और हक़ आज़ादी के मुताल्लिक़ हो तब क़ानून हक़ मालूमात यानी RTI 2005 के तहत तफसीलात को हस्ब ज़ैल घंटों के अंदर देना होगा। ये सवाल जमात चहरुम से लिया गया है। जमात चहरुम सफ़ा नंबर 86 से लिया गया है, जहाँ पर क़ानून हक़ मालूमात का जिक्र है। क़ानून हक़ मालूमात है क्या? ये दरअसल सरकारी दफातर से मतलूबा मालूमात हासिल करने का क़ानून है। कब से नाफिज हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से नाफिज हुआ। इसमें देखिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में कोई दरख्वास्त देते हैं कुछ मालूमात के लिए, तो 30 दिन के अंदर वो अहदेदार को जवाब देना होगा। लेकिन अगर जीने का हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ सवाल हो तो 48 घंटों के अंदर आपको जवाब देना होगा। सवाल इसी ताल्लुक़ से है कि जीने का हक़ और हक़ आज़ादी के ताल्लुक़ से अगर कोई मालूमात हासिल करना है तो 48 घंटों के अंदर जवाब देना होगा। सफ़ा नंबर 86 से था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक गांव का नक्शा है। यहाँ से भी एक सवाल बना है। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि चंद मकानात हैं, झोपड़ियाँ हैं, कुआं हैं, खेत है, पहाड़, स्कूल, मंदिर, दवाखाना, पोस्ट ऑफिस, तालाब हैं। एक आम सा ये नक्शा है जो कि जमात चहरुम सफ़ा नंबर 65 पर है। इसमें जो सवाल बना है इन अलामतों से मुताल्लिक़ बना है और सवाल इस तरह से बना है, मुसल्लस अलामत इसके लिए है, मुसल्लस अलामत, और ये है झोपड़ी के लिए। यहाँ पर देखिए, ये है मुसल्लस अलामत, ये है झोपड़ी। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि नक्शों से मुताल्लिक़ जो सवाल पूछे जाएंगे हो सकता है कि इस अंदाज से पूछे जाएंगे। अगली दफ़ा हो सकता है कि ये मुरब्बा किसके लिए इस्तेमाल होता है, खेत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। इन तमाम अलामतों का आप याद रख लें, बड़ी आसानी होगी। उसके बाद ये जमात चहरुम सफ़ा नंबर 99 पर एक आसाम, मेघालय, आसाम, मेघालय और नागालैंड में जो मकानात की तामीर होती है उन मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ ज़िक्र है।
ये मकानात आमतौर पर लकड़ी के बनाए जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मकानात बनाने की जो शुरुआत की थी अंग्रेज़ों ने की थी, 1826 में की थी। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि मकान की छत टीन शेड से बनाए जाते हैं जो ढलान होते हैं। निचले हिस्से में स्टिल्ट्स लगाकर बारिश का पानी गुजरने का रास्ता तामीर करते हैं। कॉमन बातें हैं, कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बातें नहीं है। सवाल यहीं से पूछा गया है, स्टिल्ट्स के ताल्लुक से ही सवाल पूछा गया है। सवाल इस तरह से है, बारिश का पानी जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते को क्या कहा जाता है? उस रास्ते को कहा जाता है स्टिल्ट्स। अगला सवाल ग्राम पंचायत से मुताल्लिक़ है। ये जमात सुवम का सवाल है। जमात सुवम सफ़ा नंबर 79 का सवाल है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के 3 काम बताए गए हैं। पहला काम बताया गया है पीने का पानी फराहम करना, ग्राम पंचायत का काम है। गलियों और नालियों की सफाई करना ग्राम पंचायत का काम है। और गलियों में रोशनी का इंतज़ाम करना ये ग्राम पंचायत का काम है। और भी बहुत से काम हो सकते हैं। दरसी किताब में 3 काम बताए गए हैं। इन 3 कामों के मुताल्लिक़ ही सवाल है। सवाल इस तरह से है कि ये ग्राम पंचायत के अफ़वाल के मुताल्लिक़ नहीं है। हमने 3 पढ़े थे, इसमें पीने के पानी का ताल्लुक़ से पीने का पानी फराहम करना, नालियों की सफाई करना, स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम करना, ये ग्राम पंचायत के काम है। और जो काम नहीं है वो गांव में पोस्ट ऑफिस का इंतज़ाम करना, ये काम नहीं है। तो सही जवाब है 2। हमारे आबा अजदाद इस किस्म के बर्तनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ये जमात सुवम का सवाल है। जमात सुवम सफ़ा नंबर 105 का सवाल है, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी को बैठा हुआ आप देख पा रहे हैं। नीचे लिखा गया है कि मिट्टी के बर्तन बहुत उम्दा होते हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने मिट्टी से बनाए गए बर्तन ही ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, इनकी कीमत भी कम होती है। सवाल भी इन्हीं के ताल्लुक़ से है कि हमारे आबा अजदाद किस किस्म के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब है मिट्टी के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इस सबक में आदिलाबाद के मशहूर रंजन का भी ज़िक्र है और लकड़ी के से जो खिलौने बनाए जाते हैं उनका भी ज़िक्र इसी सबक में है कि लकड़ी के खिलौने जो है निर्मल, कोंडापल्ली, एटीकोपा वगैरह में बनाए जाते हैं और रंजन जो है आदिलाबाद में मशहूर है। अगला सवाल है, इस खेल को जानवरों की मदद से खेला जाता है। जानवरों की मदद से खेला जाने वाला खेल। और ये सवाल लिया गया है जमात सुवम सफ़ा नंबर 24 से। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है एक बॉक्स के अंदर। इससे पहले भी चमगादड़ के ताल्लुक़ से एक सवाल पूछा गया था जो कि बॉक्स के अंदर था। यहाँ पर भी एक सवाल पूछा गया है, एक बॉक्स के अंदर है। ये भी एक सफ़े के अंदर बाजू एक बॉक्स देकर कुछ अहम बातें बताने की कोशिश की गई हैं। यहाँ पर देखिए पोलो खेल का जिक्र है। पोलो खेल घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है और जो गेंद को मारने के लिए जो स्टिक इस्तेमाल होती है वो मैलेट, इसका जिक्र है। और सवाल है कि इस खेल को जानवरों की मदद से खेला जाता है, तो इसका सही जवाब है पोलो। ये भी कहीं बाहर से नहीं लिया गया है, ये जनरल नॉलेज का भी सवाल नहीं होता, बल्कि ये जमात सुवम की दरसी किताब है, दरसी किताब का सवाल है। चलिए एक और अहम सवाल, वो इदारा जो तेलंगाना में रिवायती फ़सलों की तजदीद पर काम कर रहा है। रिवायती फ़सलों की तजदीद पर काम कर रहा है और इसका जो जवाब है DDS। और ये सवाल लिया गया है जमात पंजुम सफ़ा नंबर 21 से। DDS के ताल्लुक़ से ज़िक्र है यहाँ पे तफसील से सफ़ा नंबर 20 पर और 21 पर। और ज़हीराबाद जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ का ज़िक्र है। ये DDS के ताल्लुक़ से आमतौर पर ये रिवायती तरीक़ों से फ़सलों को उगाने की ये लोग तरग़ीब देते हैं। बीज, खाद और दवा का ज़िक्र है। तफसीलात है सफ़ा नंबर 20 पर, जिसमें गंगवार मानम्मा का ज़िक्र है। उसकी ज़िंदगी को बताते हुए तफसीलात बताई गई हैं। अब तक जो सवालात बताए गए हैं, अगर आपको कुछ याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जमात सुवम से कितने सवाल पूछे गए हैं, जमात चाहरुम से कितने सवाल पूछे गए हैं और जमात पंजुम से कितने सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल जमात दहुम से है। कसाह बीमारी जो है इसकी कमी से वाक़ होता है, ये विटामिन D की कमी से वाक़ होता है। ये जमात दहुम का सवाल है। साथ ही
महफूज पीने के पानी की सरबराही के मराहिल की सही तरतीब बताइए। ये तरतीब आपको जमाते शशु में मिलेगी। इसके अलावा फूल का वो हिस्सा जो बारबारी के बाद बीच में नमू पाता है, ये सवाल भी आपको 8th क्लास में मिलेगा। इस तरह से ये मुकम्मिल सवालात का पर्चा, सवालात की नौइयत और सवालात कहाँ से लिए गए, तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम के तलबा में जो डिफरेंस है तैयारी करने का, वो आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप अंदाज़ा कर पाए होंगे कि तेलुगु मीडियम में जो मवाद है उर्दू मीडियम में क्यों नहीं रहता और सवालात किस तरह से पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं बराए करम वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।